स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज से हम लोग क्विक रिवीजन के क्लास लाएंगे। क्विक रिवीजन का क्लास लाने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट रहे करें वो उसकी एक्यूरेसी क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, साथ ही साथ आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट का भी प्रतिशत क्या हो जाए, बढ़ जाए। सिर्फ वहीं पे फोकस किया जाएगा जो यूपीपीसीएस या कोई अन्य एग्जाम जिस टॉपिक से क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये आप लोग क्लियर कट दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए, ये समय है स्मार्ट रणनीति का। ठीक है, स्मार्ट रणनीति का मतलब ये है कि आप लोग देखें कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, उस टॉपिक को कवर करें और वहां से आप क्या करेंगे कि सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये एनालिसिस पे आता है। अपने द्वारा किए गए एनालिसिस पे मैं कुछ टॉपिक लेके बायोलॉजी के लेके आ रहा हूँ। ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा, मुझे उम्मीद है इससे आप लोग को लाभ होगा। साथ ही साथ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ जाए। वहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्या कर रहे हैं, पीडीएफ दे रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के फर्स्ट पार्ट में। एग्रोस्टोलॉजी, जैसे एग्रोस्टोलॉजी में हम क्या अध्ययन करते हैं, घासों का अध्ययन करते हैं, हम उत्पादन। ठीक है, एगोलॉजी में क्या हम करते हैं, शैवाल का, नाम से ही पता लग रहा है कि एल्गी से बना है। ठीक है, तो एल्गोलॉजी में शैवाल का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी, एंथो का मतलब होता है पुष्प, फ्लावर। ठीक है ना, तो फ्लावर का स्टडी किया जाता है एंथोलॉजी में। बैक्टीरियोलॉजी से तो आपको मालूम है कि बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी किससे बना है, साइटोप्लाज्म, जानते हो ना, साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म होता है सेल में, तो कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है किसमें, साइटोलॉजी में। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी क्या है, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, डेंड्रो का मतलब क्या होता है कि ये पढ़े हो ना कि एक्सॉन, एक्सॉन होता है और डेंड्रॉन होता है, तो डेंड्रॉन ऐसे फैले रहते हैं, तो देखो पेड़ की ब्रांच की तरह ये फैले हुए हैं ना, तो डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी का मतलब है कि वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। वहीं डेंड्रोक्रोनोलॉजी आ जाए, क्या यहाँ पे क्रोनो जुड़ गया, और क्रोनो का मतलब है कि आयु का अध्ययन करना। ठीक है, तो वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी में। नेक्स्ट अगर चले तो एम्ब्रियोलॉजी है। एम्ब्रियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, एम्ब्रियो जानते हो, एम्ब्रियो जाइगोट, फर्टिलाइजेशन मतलब युग्मों के निर्माण, निषेचन, जो भ्रूण है उसके परिवर्धन का अध्ययन किया जाता है। इथनोबॉटनी, इथनो का मतलब होता है आदिवासी, ठीक है, या निर्जाति बोलते हैं। ठीक है, तो आदिवासी द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है इथनोबॉटनी में। ठीक है, हार्टिकल्चर में क्या है, फल सब्जियों उद्यान पादपों का संवर्धन और अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं तो टिश्यू कल्चर में क्या है, कृत्रिम माध्यम से टिश्यू का संवर्धन होता है। ठीक है ना, उत्कों का क्या करते हैं, संवर्धन करते हैं। वहीं सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर किससे रिलेटेड है, वन के वृक्षों तथा उत्पादों का संवर्धन एवं अध्ययन का है। देखो यहाँ पे सिल्वीकल्चर ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वन के वृक्षों तथा उत्पादों का संवर्धन एवं अध्ययन किस में किया जाता है, तो सिल्वीकल्चर में किया जाता है। अब नेक्स्ट है फलों का अध्ययन। तो फलों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी, क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। वहीं स्पर्मेलोलॉजी में क्या करते हैं, स्पर्मोलॉजी में हम बीजों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, बीजों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और वहीं एग्रोनॉमी में किसका अध्ययन करते हैं, फसली पादपों का अध्ययन करते हैं। फ्लोरिकल्चर में क्या अध्ययन करते हैं, जो सजावटी पुष्प होता है उसका संवर्धन और अध्ययन किया जाता है। फॉरेस्ट्री में किसका अध्ययन करते हैं, फॉरेस्ट मालूम है, वनों का अध्ययन किया जाता है। जीरोन्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो उत्कों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, उत्कों का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी में टिश्यू का अध्ययन करते हैं। लाइकेन, लाइकेन से मालूम है, लाइकेनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, लाइकेन का अध्ययन करते हैं। माइको का मतलब ही होता है, ध्यान रखना, माइको का मतलब होता है फंगस। क्या होता है, फंगस, और फंगस को हिंदी में बोलते हैं कवक। ठीक है, तो कवकों का अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं। पेलियोबॉटनी में किसका अध्ययन करते हैं, पेलियोबॉटनी में पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। अच्छा, पेलियो का मतलब होता है जीवाश्म, क्या होता है, फॉसिल। पेलियो का मतलब क्या होता है, फॉसिल, तो पेलियो बॉटनी में क्या, बॉटनी जुड़ गया है, तो पादप, पादप के जीवाश्मों का अध्ययन। ठीक है, वहीं पीडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, मृदा संबंधी अध्ययन करते हैं। पैरासिटोलॉजी में क्या करते हैं, पैरासाइट जो होते हैं, परजीवी होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन करते हैं। फाइको का मतलब, माइको का मतलब फंगस बताया था ऊपर, और फाइको का मतलब बता रहे हैं एल्गी। ठीक है, तो फाइको, फाइको का मतलब क्या होता है, जहां भी फाइको जुड़ जाएगा तो ये जान जाना कि यहाँ एल्गी की बात की जा रही है। ठीक है, वैसे ही माइको जुड़ जाएगा तो फंगस की बात हो रही है। तो फाइकोलॉजी में क्या होता है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फार्माकोलॉजी में क्या, औषधि पादपों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट में अगर देखें इंपॉर्टेंट में हमारा क्या है, तो फादर देखते हैं कि कौन से शाखा से या ब्रांच का फादर कौन है बोला जाता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, तो चलिए देखते हैं फटाफट कि बायोलॉजी के जनक कौन है, एरिस्टोटल है। कौन है, एरिस्टोटल है। वहीं जूलॉजी का भी बोलें तो एरिस्टोटल है। बॉटनी का कौन है, थियोफ्रेस्टस है। ठीक है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान या मॉडर्न बॉटनी की बोला जाएगा तो कैरोलस लिनियस मानना, अगर बॉटनी केवल बोलेगा तो थियोफ्रेस्टस मानना।
इंडियन पैलियोबॉटनी का कौन जनक है? बिरबल साहनी। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। माइक्रोबायोलॉजी का कौन है जनक या सूक्ष्म विज्ञान का, सूक्ष्म जीव विज्ञान का लुई पास्टर है। बैक्टीरियोलॉजी का कौन है या जीवाणु विज्ञान का रॉबर्ट कोच है। प्रतिरक्षा विज्ञान, प्रतिरक्षा मतलब इम्यून सिस्टम का, ठीक है ना, तो एडवर्ड जीनर है। ठीक है, रुधिर परिसंचरण का, ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं, उसका जनक कौन है? विलियम हार्वे है। ब्लड ग्रुप का कौन है? कार्ल लैंडस्टनर है, कार्ल लैंडस्टनर है। कोशिका विज्ञान का अध्ययन जनक कौन है? रॉबर्ट हुक है। वहीं म्यूटेशन का कौन है? ह्यूगो डिवरीज है। माइकोलॉजी के कौन जनक है? एंटन डी बेरी। कौन है? एंटन डी बेरी। वही पूछ लिया जाएगा कि टैक्सोनॉमी का कौन जनक है, तो टैक्सोनॉमी के जनक हमारे कौन है? कैरोलस लिनियस। जेनेटिक्स का कौन फादर है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अगर मॉडर्न जेनेटिक्स का पूछा जाएगा तो बोलना टीएच मॉर्गन, अगर केवल जेनेटिक्स का होगा तो ग्रेगर जॉन मेंडल। फाइकोलॉजी का कौन है? शैवाल विज्ञान, फाइको को बताया था ना कि शैवाल बोलते हैं, तो फाइकोलॉजी के कौन है जनक? तो विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान ये है IOP आयंगर। कौन है? भारतीय शैवाल विज्ञान, इंडियन फाइकोलॉजी के जनक कौन है? MOP आयंगर। ठीक है, इंडियन इकोलॉजी के कौन जनक है? वेरी इंपॉर्टेंट, रामदेव मिश्रा। ठीक है, औषधि विज्ञान के कौन जनक है? तो हिप्पोक्रेटस। और पैलियोंटोलॉजी के कौन है? तो लियोनार्डो दा विंची है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें इंपॉर्टेंट में क्या आता है, तो अक्सर पूछ लिया जाता है कि क्लासिफिकेशन, कौन सा क्लासिफिकेशन कौन दिया है। जगत का मतलब यहाँ पे है फाइलम से, ठीक है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाइलम बोलते हैं। ठीक है, तो चार जगत का किसने, देखो एक तो दो जगत का पूछ लिया जाता है, तो कौन क्लासिफिकेशन दिया था? तो ये कैरोलस लिनियस ने दिया था। चार जगत का किसने दिया था? तो कोपलैंड ने दिया था। तो चार जगत में कौन कौन था? जंतु, पादप। इससे पहले बता दें दो जगत में क्या था? प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, मतलब पादप और जंतु। ठीक है, चार में कौन आ गया? जंतु और पादप तो था ही। ठीक है, प्रोटिस्टा और मोनेरा आ गया। तो मोनेरा को जोड़ने वाला पूछ लिया जाता है कि मोनेरा का जोड़ने वाला कौन है फाइलम में? तो कोपलैंड है। ठीक है ना, वहीं अगर बात करें पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया था, तो ये सिद्धांत दिया था विटेकर ने। किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट, विटेकर ने दिया था। ठीक है, तो विटेकर ने दिया था। तो पांचवा कौन सा जोड़ा था? देखो पांच हो गया, एक तो जंतु, दूसरा पादप, प्रोटिस्टा, मोनेरा, ये चार तो ऊपर पढ़े। पांचवा कवक किसने जोड़ा था? तो विटेकर ने जोड़ा था। ठीक है, अब चलें बैक्टीरिया के बारे में देखें कि बैक्टीरिया हमारा दो तरीके के सिंथेसिस करता है। जो बैक्टीरिया होता है वो कीमोसिंथेसिस भी करता है और फोटोसिंथेसिस भी करता है। ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस भी करता है। तो पूछ लिया जाएगा कि फोटोसिंथेसिस में कौन बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस करता है। तो एग्जांपल है क्रोमेटियम और रोडोस्पिरिलम। ठीक है, कौन कौन? क्रोमेटिडियम और रोडोस्पिरिलम क्या है? ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। कीमोसिंथेसिस बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट पूछ लिया जाता है कि क्या ये पैरासाइट भी होते हैं? हाँ होते हैं, बैक्टीरिया पैरासाइट भी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये भोजन के लिए दूसरे जीवों पे भी आश्रित होते हैं और रोग के कारक होते हैं। यही जो बैक्टीरिया होते हैं, जो परजीवी बैक्टीरिया होते हैं, वही रोग को ये डिजीज कॉज करते हैं। जैसे माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुले, ट्यूबी होता है जिससे, ठीक है ना, तो ये जो भी परजीवी बैक्टीरिया होते हैं वही डिजीज कॉज करते हैं। सिम्बायोसिस या सहजीवी में भी रहते हैं, जैसे राइजोबियम को सिम्बायोसिस में पढ़ा होगा। जितने भी पल्स वाले प्लांट होते हैं उनके रूट में राइजोबियम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, ये पढ़ा है कि नहीं? तो राइजोबियम है। ठीक है, वहीं सैप्रोफाइट में देखें या मृतोपजीवी में देखें तो ये क्या होते हैं? ये बैक्टीरिया जीवाणु में, ये जीवाणु जो होते हैं मित्र अवशेषों से भोजन प्राप्त करते हैं। तो जैसे एग्जांपल लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस। तो देखो बैक्टीरिया का हमने पढ़ा क्या कि ये फोटोसिंथेसिस भी होते हैं, कीमोसिंथेसिस भी होते हैं, सैप्रोफाइट भी होते हैं और पैरासाइट भी होते हैं। ठीक है, और ये सिम्बायोसिस भी करते हैं। ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट पूछा जाता है कि बैक्टीरिया क्या ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? तो बैक्टीरिया दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों करता है। अब यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से तरीके हैं, प्रकार हैं, तो वो ये ध्यान रखना है। तो एक है कंजुगेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुग्मन। इसमें दो कोशिकाओं के मिलने से डीएनए का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। जैसे ये कोशिका है बैक्टीरिया का, ये दूसरा है, ये दोनों मिल जाएंगे तो यहाँ से डीएनए क्या हो जाएगा? स्थानांतरण करेगा। ट्रांसडक्शन में क्या होता है? ये जीन वाहन बोला जाता है। इसमें एक जीवाणु का डीएनए एक वायरस द्वारा दूसरे जीवाणु के डीएनए से मिलाया जाता है, ट्रांसडक्शन। जैसे कि ये मान लो कि बैक्टीरिया है, यहाँ पे डीएनए है, यहाँ पे वायरस माइक्रोफेज जोड़ जाता है और यहाँ से क्या करता है? ये ट्रांसडक्शन के थ्रू दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए इसमें डाला जाता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन में मालूम है कि हिंदी में रूपांतरण बोलते हैं। इसमें कोई जीवाणु बाहरी माध्यम से डीएनए का अवशोषण करता है। क्या करता है? अवशोषण करता है और अपने जो जेनेटिक स्वरूप होता है उसमें परिवर्तन कर लेता है। तो ये बाहरी रूप से डीएनए को क्या करके अवशोषण करके अपने जेनेटिक में क्या कर देता है? चेंज कर लेता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट देखें कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो जीवाणुओं से
बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप देख लेते हैं कि जीवाणुओं से लाभ क्या है। तो जल्दी जल्दी से देखते हैं इसको। भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि, अभी बताया कि राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में एजोबैक्टर का नाम सुना होगा, क्लस्ट्रीडियम पूछा होता है। अच्छा, ये हम आपको यहाँ से बता दे रहे हैं कि जो भी प्लांट होते हैं, प्लांट नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से बैक्टीरिया नाइट्रोजन में, जैसे एक होता है अमोनिया से नाइट्रेट में चेंज करते हैं, ठीक है, एक नाइट्रस से नाइट्रेट में चेंज करते हैं। तो इसमें कौन सी बैक्टीरिया लगता है, कौन सा बैक्टीरिया इसमें काम आता है, इसको ध्यान रखना। अक्सर ये एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये बहुत ध्यान से। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन में एजोबैक्टर और क्लस्ट्रीडियम है, ये दोनों जीवाणु असहजीवी हैं। राइजोबियम क्या होता है, लेग्यूमिनेसेरम जीवाणु, मतलब ये लेग्यूमेसी कुल के लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में क्या होता है, सहजीवी के रूप में रहता है। कौन, राइजोबियम, और नाइट्रोजन का क्या करता है, फिक्सेशन करता है। अगर लेग्यूमिनेसी कुल के प्लांटों की जड़ में राइजोबियम की बात करें तो वहां पे जड़ों में क्या होता है, गांठें बन जाते हैं, ठीक है। और ये गांठें में राइजोबियम होता है और उसमें लेग हीमोग्लोबिन, कौन सा, लेग हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो राइजोबियम के प्रभाव से वहां गांठ बन जाता है और गांठ में लेग हीमोग्लोबिन के नामक लाल वर्ण पाया जाता है, ठीक है। और यही क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होता है। अब नाइट्रिक कारक जीवाणु की बात करें तो नाइट्रिक कारक में अभी बताया ना कि अमोनिया से नाइट्रेट की बात हो रही है। कहाँ से, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने का। तो अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने वाले कौन कौन होते हैं, तो नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोसोमोनास होता है, ठीक है। नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोसोमोनास होता है, कौन, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने के लिए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बिल्कुल। नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने वाला कौन है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने वाला कौन बैक्टीरिया है, तो नाइट्रोबैक्टर है। वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। दूध को दही में परिवर्तन करने वाला लैक्टोबैसिलस से होता है। सिरके, देखो सिरका में क्या होता है ना कि एसिटिक एसिड होता है, सिरका होता है उसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड होता है। अगर एसिटिक एसिड होता है तो बैक्टीरिया का भी नाम देखोगे तो सिरका में उसके एसिटोबैक्टर एसिटी, देखो एसिटिक एसिटी एसिटी, ठीक है। तो सिरके के निर्माण में उपयोगी जीवाणु कौन होता है, एसिटोबैक्टर एसिटी। तंबाकू के पत्तियों में जो सुगंध आता है, स्वाद के लिए जिम्मेदार होता है, वो बैक्टीरिया कौन होता है, बैसिलस मेगाथेनियम माइकोकोकस, ठीक है। बैसिलस मेगाथेनियम माइकोकोकस तंबाकू पे जो करले हो जाता है और उसका जो सुगंध आता है और या स्वाद आता है, तो वो बैक्टीरिया के कारण होता है। वैसे ही चाय के पत्तियों में क्यूरिंग के लिए कौन सी बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है, तो अगर देखें तो इसमें होता है माइकोकोकस कोंडिसेंस, ठीक है। जो रेसे होते हैं, जैसे जूट हो गया, पटसन हो गया, सन हो गया, उसको रेंटिंग करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, उपयोगी होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरियम और सूडोमोनास, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरियम और सूडोमोनास होता है। लैक्टिक अम्ल के निर्माण में कौन कौन से बैक्टीरिया आता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी आता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टस आता है। इनके द्वारा क्या होता है कि दूध के लैक्टोज शर्करा का फर्मेंटेशन करके लैक्टिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। तो फर्मेंटेशन करके लैक्टोज जो शर्करा होता है, शुगर होता है, उसको फर्मेंटेशन करके लैक्टिक अम्ल में निर्माण कौन करता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस लैक्टस, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखें कि सड़े गले पदार्थों या मृत अवशेषों पे कार्बनिक अवशिष्टों का अपघटित करते हैं, वो कौन होते हैं, सूडोमोनास होते हैं। तो इसको स्वीपर, मतलब एक तरह से जो सड़ा गला होता है या मृत अवशेष होते हैं कार्बनिक पदार्थ, उसको क्या करता है, डिकम्पोज करता है। तो ये डिकम्पोजर के रूप में बैक्टीरिया भी होता है, ठीक है। तो उसमें सूडोमोनास है। एल्कोहल और एसीटोन के निर्माण में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, एल्कोहल और एसीटोन के निर्माण में, तो क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम, कौन, क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम क्या होता है, एल्कोहल और एसीटोन के निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट अगर देखें तो मनुष्य की छोटी आंत में जो सहजीवी के रूप में रहकर ये विटामिन का निर्माण करती है, कौन सा विटामिन, विटामिन B12 का। तो ये कौन सा बैक्टीरिया है, तो ई कोलाई है, एशिया कोलाई बोलते हैं, ठीक है ना। तो मनुष्य की छोटी आंत में सहजीवी के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट अगर देखें तो बैक्टीरिया के द्वारा एंटीबायोटिक बनाया जाता है और यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी आती है। और लड़के क्या होते हैं, थोड़े से अगर दिमाग लगाएं तो वहां से क्वेश्चन निकल जाएगा, लेकिन जानते हैं तो जानते हैं, नहीं जानते हैं तो गलत होगा वहां पे अगर तुक्का मारेंगे। चलिए देखते हैं। तो क्लोरोमाइसिटीन जो एंटीबायोटिक है, क्लोरोमाइसिटीन वो किसके द्वारा बनाया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस। अच्छा देखो, स्ट्रेप्टोकोकस हर एंटीबायोटिक में है कि नहीं है। अब यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस तो होगा सब में, तो ये तो एक बात क्लियर हो गया कि एंटीबायोटिक में स्ट्रेप्टोकोकस होगा। दूसरा जो स्पीशीज नाम है वो चेंज होगा। जैसे क्लोरोमाइसिटीन में बेंजुएली आएगा, कौन आएगा, क्लोरो में तो सीबी देते हो ना, क्लोरोमाइसिटीन सीबी देते हो अपना जॉब के लिए, तो इसे याद रखो। अच्छा एरिथ्रोमाइसिन क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस एरिथ्रिस, ठीक है। तो एरिथ्रोमाइसिन से याद आ जाएगा
ठीक है। अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करेंगे तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होगा, ये देखो हम लोग जीएस पढ़ते हैं ना, जीएस, तो ग्रीसस, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसस से होता है, ठीक है। टेरामाइसिन, ठीक है, तो टेरामाइसिन को रिमोसस से होता है। कैसे याद रखेंगे, टीआर से याद करेंगे, टेरामाइसिन रिमोसस। और स्ट्रेप्टोकोकस सब में होगा। नियोमाइसिन जो पाउडर लाते हो ना और छिड़कते हो घाव पे, ठीक है, तो नियोमाइसिन ये किससे होता है, ये होता है फ्रेंडी से, स्ट्रेप्टोकोकस फ्रेंडी। तो कैसे याद रखेंगे, एनएफ से याद रखो या एफएन से याद रखो, ठीक, नियोमाइसिन फ्रेंडी का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि अब बैक्टीरिया से क्या हानि होगा। तो जो फूड पॉइजनिंग 2000 शायद 21 में ही आया था प्री में कि फूड पॉइजनिंग के लिए क्या है, फूड पॉइजनिंग यही पूछ लिया था। तो ये बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन होता है, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनिज्म बोला जाता है और स्टेफिलोकोकस, ये दो हैं, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम और स्टेफिलोकोकस, इन दोनों के द्वारा क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होता है। तो ये एक इन्फेक्शन है, ठीक है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। विनाइट्रीकरण मतलब डिनाइट्रिफिकेशन करने वाले कौन से जीवाणु हैं, तो थायोबैसिलस है, ठीक है, बैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस है और माइक्रोबैसिलस है। ये क्या करेगा, नाइट्रेट या नाइट्राइट को अमोनिया को किस में कर देगा, नाइट्रोजन में कर देगा। नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया यौगिक को किस में कर देगा, नाइट्रोजन में करने वाला, और उसी को क्या बोलते हैं, डिनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। तो वो कौन कौन से हैं, थायोबैसिलस, बैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस और माइक्रोबैसिलस। अच्छा, विसल्फीकरण मतलब डिसल्फाइजेशन, विसल्फीकरण मतलब वहां से सल्फर हटाना, ठीक है ना, ये जीवाणु द्वारा होता है। तो कौन सा है, डिल्फो बिर्बियो, ठीक है। बिर्बियो क्या होता है ना, कॉमा, जैसे ये कॉमा लगा रहे हैं ना, इसी तरह का बैक्टीरिया होता है, तो इसको कामा बैक्टीरिया भी बोला जाता है। तो डिसल्फो बिविरियो सल्फेट का हाइड्रोजन सल्फाइड में परिवर्तन करता है, सल्फेट का हाइड्रोजन सल्फाइड में परिवर्तन करता है। भूमि की उर्वरता कम करने वाले कौन कौन से हैं, क्या करेंगे भाई, जो डीनाइट्रिफिकेशन, हमें भूमि के लिए नाइट्रोजन चाहिए, अगर कोई भी डीनाइट्रिफिकेशन वाला बैक्टीरिया होगा तो वो हार्म करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, तो यही होंगे। कपास के रेशे को नष्ट करने वाले कौन कौन से हैं, अगर कपास के रेशे को देखें कि कौन कौन नष्ट कर देता है, तो स्पाइरोकिट साइटोफेज है जो कपास के क्या कर देगा, उसके रेशे को नष्ट कर देगा। अब देखो कि बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं प्लांट में, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो पोटैटो विल्ट किससे होता है, सुडोमोनास सोलेनेसियरम को से, सोलेनेसी से, सुडोमोनास सोलेनेसी ये से कर लो, ठीक है। सिट्रस कैंकर पूछा जाता है, किस नींबू का ये रोग होता है, तो ये पूछा जाता है कि कौन सा है, बैक्टीरियल डिजीज है कि फंगल डिजीज है, तो जेंथोमोनास सिट्रिस से होता है और ये बैक्टीरियल डिजीज है प्लांट में। टुंडो डिजीज जो गेहूं में होता है, एक तो पूछ लिया जाएगा कि ये डिजीज किस में होता है, तो ये ध्यान ये रखना है, दूसरा कौन सी बैक्टीरिया से, बार बार इसका रिवीजन करते रहोगे, पीडीएफ दे रखे हैं, आप बार बार इसी टॉपिक को रिवीजन करते रहोगे तो इससे क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। देखो साइंस एंड टेक से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे पूरा साइंस एंड टेक, ठीक है, तो इसका वेटेज अच्छा खासा है, यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं करना। टुंडू डिजीज किससे होता है, तो कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी से, ठीक है, ट्रिटिकी से ही याद आ जाएगा, ट्रिटिकम बोला जाता है गेहूं से। सेब का अगर देखें, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, ठीक है, तो सेब में होता है, तो ये किससे होता है, इल्बेनिया से। चावल का अंगमारी रोग बोलते हैं, ब्लाइट ऑफ राइस किससे होता है, ओराइजी से, कौन, जेंथोमोनास ओराइजी, ठीक है, तो जेंथोमोनास ओराइजी से क्या होता है, चावल का अंगमारी रोग होता है। फलों में क्राउन गाल ऑफ फ्रूट किसके कारण होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस से, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर चलें तो क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, जीवाणु जो बैक्टीरिया से होने वाले जानवरों में कौन कौन से या पशुओं में कौन कौन से रोग होते हैं, तो देखो पहला है कि जो जानवरों का काला पैर रोग बोलते हैं वो क्लोस्ट्रीडियम चावेई से होता है। भेड़ में एंथ्रेक्स रोग होता है, तो एंथ्रेक्स कैसे होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस से। तो ये बार बार पूछ लिया जाता है कि एंथ्रेक्स में कौन किस टाइप का बैक्टीरिया होता है, तो बैसिलस टाइप का, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखें इंपॉर्टेंट में, तो कॉलेरा क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। ये साफ साफ पूछा जाता है कि कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सा वायरल डिजीज है, या इसमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, तो ये ध्यान रखना है, नाम याद रहे चाहे ना रहे, सिंपल क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है ना। तो देखो कॉलेरा विब्रियो कॉलेरी से होता है। डिप्थीरिया हमारा कैरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी से होता है। लेप्रोसी किससे होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। निमोनिया किससे होता है, डिप्लोकोकस निमोनी से होता है। प्लेग किससे होता है, बैसिलस पेस्टिस से होता है। टाइफाइड किससे होता है, सोलेमोना टाइफी से होता है। ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। और नेक्स्ट अगर देखें तो टिटनेस भी हमारा क्या है, बैक्टीरियल है, और ये किससे होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। वूफिंग कफ या काला खांसी बोलते हैं, काली खांसी, ये किससे होता है, हेमोफिलिस पोर्टिसिस से होता है। और सिफिलिस बैक्टीरियल डिजीज है, और ट्रेपोनोमा पैलिडम से होता है। गोनोरिया, ठीक है, गोनोरिया किससे होता है, गोनोकोकस गोनोराई से होता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट देखें तो इंपॉर्टेंट में क्या है कि जो पूछ लिया जाता है कि कवक का जो सेल होता है, सेल
ठीक है। सेल वॉल किसका बना होता है, तो काइटिन और सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज का प्लांट में आप लोग जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे काइटिन काइटिन अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि एक्सटीरियर कोटिंग होता है किसमें, हमारा एनिमल में होता है, ठीक है ना। एनिमल में कौन से अगर देखें तो रेप्टाइल्स के कुछ में देखा जाता है, ठीक है। तो काइटिन और सेलुलोज की जो होती है ना कोटिंग, कोशिकाएं किसमें होती हैं, कवक या फंगस में होते हैं। और ये दोनों प्रकार का हो सकता है, सिंगल सेलुलर भी फंगस हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है फंगस। अब फंगस के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी इससे पहले इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और हम लोग देखें कि कौन सी शाखा में क्या अध्ययन किया जाता है, उसके बाद फादर देखें कि कौन सी शाखा का कौन फादर है। और नेक्स्ट अब देखने जा रहे हैं फंगस से। और फंगस से यकीन मानिए एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, ठीक है। तो फंगस के बारे में देखें तो काला फफूंद जो ब्लैक फंगस होता है उसमें पूछ लिया जाता है कि कौन सा फंगस होता है ब्लैक फंगस में, तो म्यूकर होता है, राइजोपस होता है और एस्परजिलस होता है, ठीक है। नीला या हरा फफूद पेंसिलियम होता है। लाल या गुलाबी फफूद कौन सा होता है, न्यूरोस्पोरा होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। देखो यहाँ पे पूछा जाता है कि सहजीवी या सिम्बायोसिस रूप में कौन होता है, तो फंगस के साथ देखो ये मालूम है कि लाइकेन पढ़े हो, ठीक है ना। लाइकेन जो लाइकेन होता है सिम्बायोसिस रूप में होता है, दूसरे पौधों के साथ उगते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं सिम्बायोसिस। परजीवी में क्या होता है कि भोजन के लिए अन्य जंतुओं या पालतू पर निर्भर होते हैं, जैसे पक्सिनिया है, ये पैरासाइट है। सेप्रोफाइट का मतलब क्या, जो सड़े गले मीट कार्बनिक पदार्थों से अपना खाना प्राप्त करते हैं, जैसे राइजोपस है, ठीक है, मार्सेला है, पेंसिलियम है, ठीक है, ये सब सेप्रोफाइट है। नेक्स्ट अगर चले इंपॉर्टेंट इसमें तो क्या है, पूछ लिया जाता है कि कौन से फंगस से कौन सा अम्ल बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो साइट्रिक अम्ल में कौन कौन होता है, एस्परजिलस, म्यूकर और साइट्रोमाइसिस फेफेरियोज, ठीक है। इससे क्या बनता है, साइट्रिक अम्ल बनता है। गैलिक अम्ल किस फंगस से बनता है, तो एस्परजिलस गैलोमाइसिस और पेंसिलियम ग्लाउकम से। ग्लूकोनिक अम्ल किससे बनता है, तो एस्परजिलस नाइजर से, ये पूछा जा चुका है। फ्यूमेरिक अम्ल राइजोपस निग्रिकेंस से बनता है। अच्छा एंजाइम में भी तो देखो अभी तक हमने बताया कि ये फंगस, दिमाग खोल के रखना, फंगस एसिड भी बनाते हैं, एसिड के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं और एंजाइम के भी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम कौन बनाता है, तो ये देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या कि एमाइलेज किससे बनता है, एस्परजिलस ओरेजी से। इन्वर्टेज जो होता है ईस्ट से। पेक्टिनेज किससे बनता है, पेंसिलियम से। अगर देखें कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक पढ़ा कि एसिड बनाता है, दूसरा पढ़ा कि एंजाइम बनाता है फंगस, अब तीसरा बोलते हैं जो विटामिन हो उसके फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसिकस ये विटामिन B12 को बनाता है, विटामिन डी ईस्ट से फॉर्मेशन होता है और विटामिन B2 का ऑस्बिया गोस्पी से बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर चले कि उद्योग में कौन कौन से, तो अभी तक देखो क्या क्या है, हम बार बार बता रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन कि फंगस पूछ लिया जाएगा, फंगस किस क्या क्या में यूज होता है। तो देखो अभी हमने बताया एसिड फॉर्मेशन में, दूसरा बताया एंजाइम के फॉर्मेशन में, तीसरा हमने क्या बताया कि ये विटामिन भी फॉर्म करते हैं, दे देगा इसमें कि कौन सा चीज़ नहीं करता है, और इंडस्ट्री में भी बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री के भी नाम दे सकता है। तो कौन कौन से हैं, जो बेकरी उद्योग है या डबल रोटी बनाया जाता है उसमें सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी का यूज होता है। तो पूछा जाता है कि बेकरी उद्योग में कौन सा है, तो सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी का। वहीं पनीर उद्योग में एस्परजिलस और पेंसिलियम का उपयोग होता है। अल्कोहल जो उद्योग होता है, इंडस्ट्री होता है, उसमें किसका यूज किया जाता है, ईस्ट। जितने भी अल्कोहल बनते हैं तो इससे फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर चले तो मनुष्यों में फैलने वाले रोग जो फंगस से हैं वो कौन कौन से हैं, देखो फेफड़ों का रोग होता है जिसको बोलते हैं एस्परजिलोसिस बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये एनिमल में होता है, ये एस्परजिलस नाइजर और एस्परजिलस फ्लावर्स। अभी एक जब कोविड हुआ था तो ब्लैक फंगस के नाम सुना था कि नहीं, ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस जो आंखों में हो रहा था कोविड के, क्योंकि इम्यून सिस्टम क्या हो जा रहा था, कमजोर हो जा रहा था। इंसान के इम्यून सिस्टम कमजोर होने के बाद ये फंगस अटैक करते हैं और वो नुकसान पहुंचाते हैं। वैसे ही एस्परजिलस फेफड़ों पे अटैक करता है और एस्परजिलोसिस बोला जाता है। ये किससे होता है, एस्परजिलस नाइजर और एस्परजिलस फ्लावर्स से होता है। जो रिंग वर्म या दांत की बात सुनते हो वो ट्राइकोफाइटोन्स के द्वारा होता है और माइक्रोस्पोरम के द्वारा होता है, ठीक है। नाखूनों पे देखते हो अक्सर लोगों के ओल्ड एज में जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, नाखूनों के चारों तरफ क्या होता है, फंगस लग जाता है। कैसा, भूरापन फंगस होता है, तो ओनिकोमाइकोसिस से होता है, ठीक है। खाद्य पदार्थ को नष्ट करने वाले कौन कौन से फंगस हैं, खाद्य पदार्थों को नष्ट करने वाले कौन है, जैसे ब्रेड पे देखोगे तो काला काला फंगस लग जाता है कि नहीं लग जाता है, तो राइजोपस है, म्यूकर है, एस्परजिलम है, ठीक है। मांस को नष्ट करने वाला कौन कौन से है, तो पेंसिलियम एक्सपेंसम है, एस्परजिलस ग्लावेंस है, एस्परजिलस नाइजर है, ठीक है। सामान को नष्ट करने वाले कौन कौन से हैं, देखो अभी तक हमने बताया कि नुकसान करने वाले में एक बार समरी कर लो कि नुकसान करने वाले कौन कौन से हो सकते हैं। हमने कहा कि ह्यूमन डिजीज कॉज करेगा, दूसरा बोलता है कि हमने सामान को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। खाद्य पदार्थ को नष्ट कर सकता है, जैसे सामान को नष्ट करने वाला जो कपड़े को नष्ट करने वाला है तो उसमें कौन सा है, एल्टोनोरिया, ट्राइकोडर्मा और कीटोनियम
कागज को सिफेलो, बस ये ध्यान रखना ये क्वेश्चन वहां पे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बहुत डेप्थ में चला जाएगा। बस ये देखना कि सामान को भी नष्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ये तार्किक रूप से सोचोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट अगर चलें तो चमड़े के सामान को नष्ट करने वाले कौन है? एस्परजिलस नाइजर और पेसिलोमाइसिस। रबड़ को नष्ट करने वाले कौन है? एस्परजिलस पेंसिलियम। कैमरे के लेंस को नष्ट करने वाला कौन सा है? पूछा जा चुका है, एस्परजिलस कैंडिडस, एस्परजिलस निडोलेंस और एस्परजिलस नाइजर, ठीक है, एक्टिनोमाइसिस और हेलमेंथोस्पोरियम। प्राकृतिक कैंसर जनक या कीट कैंसर जो होता है ना, लीवर कैंसर, वो किसके द्वारा होता है? एस्परजिलस फ्लेवर्स के द्वारा। एलएसडी, ठीक है ना, ये विभ्रमी पदार्थ होता है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो किसके द्वारा होता है? क्लेविसे। एलएसडी पूछ लिया जाता है कि किसके कारण होता है, तो क्लेविसेटस पेस्पिलाई से होता है, ठीक है, क्लेविसेटस पेस्पिलाई, एलएसडी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो कि कॉको के कारण में पौधे में होने वाला रोग कौन है, जो फंगस के कारण प्लांट में होता है, तो वो देखो सरसों का सफेद कीट रोग होता है, मूंगफली का टिक्का रोग जो पूछा जाता है वो फंगस के कारण होता है, आलू का लेट ब्लड डिजीज जो होता है, उत्तर भावी अंगमारी रोग वो होता है, गन्ने में जो लाल सड़न रोग होता है वो फंगस होता है, आलू का अंगमारी रोग किससे होता है? फंगस से होता है, चने का विल्ट भी किससे होता है? फंगस से होता है, ठीक है। नेक्स्ट में चले अगर देखें तो सेब जो फल है उसका सड़ना भी हमारा क्या आता है? फंगस होता है। बाजरे का आर्गोट रोग भी होता है फंगस से। गेहूं का लाल रस्ट रोग होता है। गेहूं का ढीला स्मट होता है। धान का प्रध्वंस रोग होता है। अंगूर का पाउडरी मिल्ड्यू रोग होता है। अब देखो लाइकेन क्या होता है ना, लाइकेन को देखें तो ये मृदा निर्माण में क्या करता है? सहायक होता है। ये क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी होती है कि लाइकेन क्या मृदा में सहायक होता है। अच्छा, लाइकेन के बारे में बोलते हैं ना कि ये अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया इंडिकेटर होते हैं एयर पॉल्यूशन में, और एयर पॉल्यूशन में भी किसका? सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है ना, तो इंडिकेटर होते हैं। कुछ लाइकेन खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे रेंडियर मांस है वो आर्कटिक में यूज किया जाता है। इंडो कार्पन जो होता है जापान में यूज किया जाता है। परमेलिया कहाँ? दक्षिण भारत में यूज किया जाता है। ये लाइकेन के टाइप हैं वो जो यूज किया जाता है। अगर देखें आर्चिल और लेकेनोरा से नीला रंग प्राप्त किया जाता है। जो आर्चिल होता है और लेकेनोरा, उनसे हम क्या करते हैं? नीला रंग लेते हैं। रोसेला लाइकेन से हम लिटमस पेपर बनाते हैं। किससे? रोसेला लाइकेन से कौन सा पेपर बनाते हैं? लिटमस पेपर बनाते हैं। लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में भी किया जाता है। लाइकेन का इत्र में किया जाता है, पूछ लिया जाता है, कितने लोग कहेंगे कि नहीं किया जाता है? किया जाता है, ठीक है। पार्मेलिया सेक्सटिलिस का उपयोग भी किस में किया जाता है? मिर्गी रोग के औषधि के रूप में किया जाता है। तो पार्मेलिया सेक्सटिलिस किसमें? मिर्गी रोग में, जो माइग्रेन होता है या एपिलेप्सी आती है वो वाले। डायरिया और हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी आदि के में भी इनका उपयोग होता है। आसनिया लाइकेन से क्या एंटीबायोटिक प्राप्त होता है? इससे आसनिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है ना, एंटीबायोटिक बनाया जाता है। तो आसनिया लाइकेन के बारे में चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि अब नेक्स्ट में देखें कि शैवाल के बारे में बात किया जाता है। इससे पहले लाइकेन के बारे में बात किया था, फंगस के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में बात किया, अब एल्गी के बारे में बात करें। जो कोशिका सेल वॉल होता है वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है ना। और शैवाल का भोज्य पदार्थ क्या होता है? स्टार्च होता है ना, वो स्टार्च के रूप में संचित होता है। तो पूछ लिया जाता है कि शैवालों में जो भोज्य पदार्थ होता है किस रूप में संचित होता है? तो स्टार्च के रूप में संचित होता है। शैवालों में निषेचन के बाद भ्रूण नहीं बनता है, एम्ब्रियो नहीं बनता है, ये ध्यान रखना। शैवालों में प्रजनन कैसा होता है? लैंगिक भी होता है, मतलब सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल, दोनों प्रकार का होता है। शैवालों के जननांग एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। शैवालों में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित रहता है, ठीक है ना। सवालों में क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? उपस्थित रहता है। अगर वर्ण के आधार पर देखें तो शैवालों का वर्गीकरण किया जाता है और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो देखो जो हरा वर्णक बोलेंगे ग्रीन एल्गी, उसको बोलते हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी, अब देखो क्लोरोफाइसी नाम से ही पहचान लोगे, क्लोरो से क्लोरोप्लास्ट, अगर क्लोरोप्लास्ट होगा तो क्या होगा? हरा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ठीक है। और फाइसी हमने बताया था इससे पहले जितने भी कि फाइसी जहां भी आ जाए ना वो जान लेना कि फाइकोफाइसी ये किसके लिए यूज हो रहा है? एल्गी के लिए। माइकोमाइसी किसके लिए होगा? फंगस के लिए, तो ध्यान रखना। लाल वर्णक देखो तो रोडोफाइसी, ठीक है। भूरा वर्णक का मतलब फियोफाइसी, ठीक है। तो ये फियोफाइसी का हो गया। जैसे फियोफाइसी पूछा जाता है कि जो ब्राउन एल्गी हैं, ब्राउन एल्गी या केल जो नमक बनाया जाता है कौन से होते हैं? फियोफाइसी होते हैं, ठीक है ना। तो ये अब देखो कि कहाँ रहते हैं एल्गी। अगर एल्गी के आवास के बारे में बात करें तो देखो पानी में भी रहते हैं, ठीक है, और जहाँ पे ह्यूमिड स्थान होगा वहाँ पे होगा। उडोगोनियम इपीफाइट के रूप में दूसरे पादपों पे रहता है। कौन? एल्गी है उडोगोनियम। प्रोटोडर्मा बहुत पूछा जाता है, कछुए के पेट पे रहता है, ठीक है। क्लेडोफोरा घोगा जो स्नेल पढ़े हो ना, स्नेल, ठीक है, उसके ऊपर रहता है। जूक्लोरेला ये हाइड्रा के अंदर होता है, ठीक है। सिफेल्यू रोज ये कहाँ? चाय और कॉफी की पत्तियों पर रहता है, तो एल्गी भी रहता है। साइमन सिएला ये कहाँ होता रहता है? एल्गी पेड़ों के छाल और दीवारों पे रहता है। नेक्स्ट अगर देखें तो अल्टीसोरिया, ये बहुत पूछा गया है।
असलीटोरिया कहाँ रहता है? मनुष्य के आंत में रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चले देखें तो शैवालों के लाभ के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं वही बता रहे हैं। देखो शैवालों में कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन ए, सी, डी, ई आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि शैवालों में क्या विटामिन पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। कौन से? तो ए, सी, डी, ई पाया जाता है, ठीक है ना। और चलो दिमाग पे ज़्यादा लोड नहीं डालते हैं, आगे बढ़ते हैं। हलवा जापान में खाया जाता है। इसको समुद्री सलाद के रूप में जानते हैं। नोस्टक चीन में भोजन के रूप में यूज होता है। रोडोमेरिया पल्मेटा ये स्कॉटलैंड में तंबाकू के रूप में यूज होता है। रोडोमेरिया पल्मेटा। पोरपाइरा जापान में भोजन के रूप में। अम्बलिकस भारतीय उपमहाद्वीप में खाने के रूप में यूज होता है, ठीक है। अम्बलिकस। अब देखो कोनरस का इंपॉर्टेंट ये है कि इससे प्राप्त आयरिस अगर नाम से के पदार्थ का उपयोग चॉकलेट बनाने में है। तो कोनरस से क्या चॉकलेट बनाया जाता है? अगर बहुत बार पूछा गया है। ये ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम नामक लाल शैवाल से आता है। तो रेडोफाइसी से ये प्राप्त किया जाता है अगर और ये कहाँ यूज होता है? तो इसके पौधे के संवर्धन में, तना, जेल और आइसक्रीम बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। और ये तापरोधक, ध्वनिरोधक, कृत्रिम रेशे, चमड़ा, सोप, चटनी आदि के बनाने में भी किया जाता है अगर तो ये ध्यान रखना। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ यूज होता है ये दिमाग में बैठाए रखना। सार्गसम, ये इससे जापान में कृत्रिम ऊन का निर्माण किया जाता है। सार्गसम सी पढ़ा है ना, ठीक है। ब्राउन एल्गी होते हैं, ठीक है, वो सार्गसम एल्गी। एलिजन शैवालों से प्राप्त एलिजन का उपयोग वल्कनाइजेशन, टाइपराइटरों के रोलर और अज्वलनशील फिल्म बनाने में किया जाता है। तो एलिजन क्या होता है? वल्कनाइजेशन में टाइपराइटरों के जो रोलर होते हैं वो, और अज्वलनशील मतलब कि फायर ना पकड़े वैसे फिल्म बनाने के लिए किया जाता है। कैराडस इससे प्राप्त कैरोगेनिन पदार्थ का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन और शैम्पू, बूट पॉलिश आदि में किया जाता है। लेमिनेरिया आयोडीन इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। शैवालों से एसिटिक अम्ल भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें इंपॉर्टेंट में तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी शैवाल काम करते हैं और ये पूछा जाता है। ये तो पेड क्वेश्चन है। तो नॉस्टॉक और एनाविना क्या है? ये हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं। जो ऊसर भूमि की उपजाऊ बनाने वाले कौन से यूज किया जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी किया जाता है। मलेरिया समाप्त करने में उपयोग, जो मलेरिया को समाप्त करते हैं उसको कौन सा एल्गी की करते हैं? तो कारा और नाइट्रेला को करते हैं। एंटीबायोटिक निर्माण में कौन सा शैवाल यूज करते हैं? तो क्लोरेला को यूज करते हैं, ठीक है। हानिकारक शैवाल के बारे में देखें तो जलाशयों में जो एल्गल ब्लूम होता है ना, और प्रदूषण के कारण, जैसे सी नॉट के बारे में अभी न्यूज़ में रहा ना, मरामरस जो सी है उसमें, ठीक है, वो एल्गम ब्लूम हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होगा कि बायोडाइवर्सिटी जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, एल्गल ब्लूम के कारण। सेफिलुरास, ये चाय की पत्तियों पे लाल कीट का रोग होता है। ये चाय को लिए नुकसानदेह होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारा महत्वपूर्ण अब स्थान देखते हैं तथ्य क्या है। महत्वपूर्ण अगर तथ्य में देखें तो आर्बायोलॉजी कल्चर ये पूछा जाता है। आर्बायोलॉजी कल्चर किससे जुड़ा है? तो सजावटी वृक्ष एवं झाड़ियों के संवर्धन और अध्ययन से जुड़ा है। थैलाफाइटा वर्ग में शामिल कौन होते हैं? थैलोफाइटा में कौन कौन सा शामिल होता है? तो जीवाणु होता है, मतलब बैक्टीरिया, फंगस और एल्गी, 3 आते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि कौन कौन होते हैं थैलोफाइटा वर्ग में। अच्छा, पादप जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोबॉटनी बोला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, तो एक बार रिवीजन हो रहा है। समुद्री सलाद किसको बोलते हैं? अल्वा शैवाल को बोलते हैं। संसार में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? शैवालों द्वारा होता है। समुद्र के द्वारा 80% ऑक्सीजन क्या होता है? निकलता है 80% अर्थ का ऑक्सीजन, और वो उसमें शैवाल का योगदान ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो क्लोरेला होता है। क्लोरेला में सबसे ज़्यादा प्रोटीन का क्या मात्रा होता है? कितना होता है? ये 70% होता है, ठीक है। नील हरित शैवाल को भोज्य पदार्थ में संचित क्या होता है? ग्लाइकोजन या स्टार्च के रूप में, ठीक है, ग्लाइकोजन या स्टार्च, ठीक है। क्लोरेला प्रोटीन प्रतिशत कितना? 70। जीवाणु होते हैं सरल सूक्ष्म वनस्पति, मतलब कोशिका विधि की उपस्थिति के कारण इसको सरल सूक्ष्म वनस्पति बोला जाता है। सबसे छोटा गुणसूत्र या क्रोमोसोम होता है किसका? ट्रिलियम नामक एक शैवाल होता है, उसका होता है। लाल सागर के लाल रंग के दिखने का कारण क्या होता है? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम नामक का नील हरित शैवाल होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम जहाँ भी होता है वो लाल ही होगा, ठीक है। सबसे बड़ा शैवाल माइक्रोसिस्टेस होता है। इसको ही दैत्याकार समुद्री घास भी बोलते हैं, माइक्रोसिस्टेस। इसमें एक बार जहाज फंस जाए तो फिर निकलने का नाम नहीं होगा, ठीक है ना। सबसे छोटा शैवाल कौन सा है? एसिटाबलेरियम है। दूध को खराब करने वाला जीवाणु कौन सा है? लैक्टोबैसिलस है। सबसे कम लंबाई का जीवाणु कौन है? डाईएलिस्टर निमोसिंटिस, ठीक है। सबसे लंबा जीवाणु बैक्टीरिया कौन सा है? स्पाइरुलम बालूटेनस, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो सबसे बड़ा जीवाणु कौन है?
अभी ऊपर पढ़ा स्पाइरलम बालूटेनस लंबा है, और बड़ा अगर पूछा जाए तो बेजिया टोआ मिराबिलस, ठीक है, सबसे बड़ा जीवाणु है। गंगा के जल को शुद्धिकरण में भूमिका निभाने वाला कौन सा जीवाणु है? तो डेलोबेब्रियो बैक्टीरियोवोरस, डेलोबेब्रियो बैक्टीरियोवोरस। ये ध्यान रखना। अब इसकी संख्या कम होने के कारण प्रदूषण अब क्या हो गया, और बढ़ गया है। बलित डीएनए पाया जाता है किसमें? जीवाणु में, बैक्टीरिया में। लाल फफूंद कहा जाता है किसको? रेड एल्गी बोला जाता है, फंगस बोला जाता है, न्यूरोस्पोरम को बोला जाता है। हरा या नीला फफूंद फंगस किसको बोला जाता है? पेंसिलियम को बोला जाता है। मशरूम जो हम लोग खाते हैं उसमें प्रोटीन कितना होता है? 51 से 53% होता है, ठीक है। अगर जैमीज एंजाइम किससे मिलता है ये पूछ लिया जाए तो ईस्ट से मिलता है, ठीक है। औद्योगिक स्तर पर पेंसिलिन तैयार कौन से किया जाता है? तो ये फंगस है, पेंसिलियम क्राइसोजीनम से किया जाता है। रोटी का काला फफूंद किसको बोला जाता है? राइजोपस को बोला जाता है। जिब्रेलिन जो पादप हार्मोन है जिब्रेलिन, वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो फ्यूजेरियम मेनलिफॉर्मी कवक से। ये फंगस है फ्यूजेरियम मेनलिफॉर्मी, ठीक है, इससे मिलता है। लाइकेन है क्या? शैवाल और कवक का सिम्बायोसिस है, ठीक है। आंतरिक शैवाल किसको बोला जाता है? क्लोरेला को बोला जाता है। नेक्स्ट, अब चलो इंपॉर्टेंट में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देख लेते हैं कि सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? तो लेमना है। सबसे बड़ा आवृतबीजी का मतलब जानते हो? जिम्नोस्पर्म की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे छोटा आवृतबीजी कौन है? लेमना। सबसे बड़ा आवृतबीजी कौन है? यूकेलिप्टस। सबसे छोटा पुष्प किसका? बुल्फिया का, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। सबसे बड़ा पुष्प कौन होता है? रफलेसिया होता है। सबसे बड़ी पत्ती किसका होता है? विक्टोरिया रिजिया का होता है, ठीक है। सबसे छोटा बीज अगर देखा जाए तो किसका होता है? आर्किड का होता है। सबसे छोटा बीज किसका होता है? आर्किड का होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा बीज देखें तो लोडोसिया का होता है। ग्रेमनी कुल के पादप जो प्लांट होते हैं, ग्रेमनी कुल में कौन कौन आते हैं? तो गेहूं आता है, मक्का आता है, धान आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, गन्ना भी आता है, बांस आता है, जौ आता है, जई आता है, और घासें आती हैं, ठीक है। लिलिएसी में कौन कौन आता है? तो लहसुन आता है, प्याज आता है, सतावर आता है। म्यूजेसी कुल में कौन होता है? तो केला आता है। पाल्मी कुल में देखें तो सुपारी आता है, ताड़ आता है, खजूर आता है, नारियल आता है। लेगुमिनेसी में देखें तो बबूल आ जाता है, छुई मुई आता है, कत्ता आता है, गुलमोहर आता है, अशोक आता है, कचनार आता है, इमली आता है। ये सभी और सभी दलहनी फसल आते हैं। तो लेगुमिनेसी कुल में कौन आते हैं? ग्रेमनी कुल में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग जब भी ध्यान से देखो ना तो इसे अच्छे से देखो। रूटेसी कुल में कौन आता है? रूटेसी में आता है नींबू आता है, संतरा आता है, मौसम्बी आता है। मालवेसी कुल में कौन आता है? कपास आता है, भिंडी आता है, ठीक है ना। जो पूछे जाते हैं उस पे। वहीं अगर देखें रोजेसी कुल में कौन आता है? तो सेब आता है, नाशपाती आता है, बादाम आता है, गुलाब आता है, स्ट्रॉबेरी आता है। सोलेनेसी कुल में कौन आता है? आलू आता है, बैगन आता है, मिर्च आता है, टमाटर आता है, बेलोडोना आता है, धतूरा आता है। बेलोडोना क्या है? बेलोडोना होम्योपैथिक में मिलता है और वो औषधीय पौधा होता है। इससे क्या होता है? ये एनाल्जेसिक, जैसे पैरासीटामोल होता है ना दर्द वगैरह में राहत देने के लिए, तो कोई भी दर्द होता है या कोई फीवर होता है वो उसे हटाने के लिए बेलोडोना प्लांट यूज किया जाता है, ठीक है। लौंग के तेल का मुख्य घटक क्या होता है? यूरेनॉल होता है। और कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? दांत के दर्द में यूज किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं कि देखो अब पूछा जाता है कि प्लांट में नाइट्रोजन के कारण, फास्फोरस या सल्फर के कारण जो ये न्यूट्रिएंट होते हैं या इनऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं और कहाँ हेल्प में? ये सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। देखो नाइट्रोजन प्रोटीन में भी मिलता है, न्यूक्लिक अम्ल में भी मिलता है। तो इनके निर्माण के लिए चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो उसमें ये नाइट्रोजन की आवश्यकता है, ठीक है। अच्छा, टिश्यू किससे बनते हैं? ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है प्रोटीन को, और प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक में क्या नाइट्रोजन होता है कि नहीं? तो जीवित जितने ऊतक हैं उसमें टिश्यू में उनमें मिलेगा कि नहीं? जड़, तना, पत्ती, ठीक है, ह्यूमन मसल्स वगैरह, ठीक है, उसमें मिलेगा। अगर मान लो नाइट्रोजन की कमी हो गई तो उनकी क्या होगा कि नाइट्रोजन कमी हो जाएगा तो एक तो प्रोटीन नहीं बनेगा और न्यूक्लिक अम्ल नहीं बनेगा। अगर प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल में कम हो जाएगा तो प्रोटीन के कमी के कारण क्या हो जाएगा? विकास अवरोधित हो जाएगा। तो देखो सिंपल सा है कि इनके पौधों की वृद्धि रुक जाएगी। अत्यधिक वृद्धि से पौधे का फूल विलंब, अगर मान लो अधिक हो जाता है नाइट्रोजन तो अत्यधिक वृद्धि से पौधों में फूल क्या होगा? विलंब से लगते हैं। वैसे ही सल्फर की बात करें तो सल्फर भी कहाँ मिलता है? प्रोटीन में मिलता है और साइटोप्लाज्म में मिलता है या प्रोटोप्लाज्म में मिलता है। ये जब तेल बनाया जाता है, जैसे मस्टर्ड ऑयल की जो देखते हो ना कि आंख में लगता है जब उसको खोलाओ या उसके करीब में जाओ तो वो सल्फर के कारण लगता है, ठीक है ना। तो तेल के संश्लेषण में, क्लोरोफिल के निर्माण में भी सल्फर का यूज होता है, हार्मोन के निर्माण में भी यूज होता है, ठीक है। और पौधों की शाखीय वृद्धि को क्या करता है? जो उसको प्रोत्साहित करता है, ठीक है। जड़ और बीज के निर्माण को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट अगर देखें इंपॉर्टेंट में तो दलहनी पौधों के गांठों के निर्माण में भी भूमिका निभाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दलहनी पौधों के जड़ों के गांठों में निर्माण में भूमिका कौन निभाता है? सल्फर। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो पत्तियां क्या हो जाएंगी? पीली हो जाएंगी और फल नहीं बनते। वहीं फास्फोरस का देखो तो जो कोशिकाएं होते हैं बीजों के निर्माण में या फसलों की परिपक्वता में इनकी भूमिका होती है। ये कोशिका विभाजन, वेरी इंपॉर्टेंट, कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक तत्व होते हैं और ये अमीनो अम्ल के
के निर्माण में होते हैं, ठीक है ना। अगर पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का इंपॉर्टेंट क्या है कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। क्या ये पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। एंजाइमों की क्रियाशीलता बढ़ा देते हैं पोटेशियम। कार्बोहाइड्रेट की, ये बार बार पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट के हस्तांतरण में कौन सा मिनरल या इनऑर्गेनिक काम करता है, तो पोटेशियम। प्रोटीन के संश्लेषण और इनकी स्थिरता में भी वृद्धि लाते हैं। पौधों के रोग की जो इम्यून सिस्टम में वृद्धि करता है, मतलब कि रोग से इम्यून प्राप्त होता है। अगर फलों और सब्जियों की गुणवत्ता में क्या करता है, ये वृद्धि करता है। और इसकी कमी से अंगमारी रोग हो जाता है और प्रोटीन संश्लेषण में क्या हो जाता है, सिंथेसिस में रुकावट आ जाता है। अब चलते हैं कैल्शियम की बात करते हैं। तो कैल्शियम किसमें होता है, तो अगर देखें तो डीएनए और आरएनए को प्रोटीन से संयुक्त करता है ये कैल्शियम। सामान्य कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है। वसा का संश्लेषण मतलब फैट के सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल के परिवहन में सहायक होता है। एंजाइमों की क्रियाशीलता में वृद्धि करता है। और इसी की कमी से क्या होते हैं, बीज नहीं बनते हैं और क्लोरोफिल उचित ढंग से कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट अगर देखें तो मैग्नीशियम का देखो, मैग्नीशियम का बोलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में भूमिका निभाते हैं क्योंकि क्लोरोफिल का ये आवश्यक तत्व है। तो ये बहुत बार पूछा गया है। फास्फोरस के अवशोषण और हस्तांतरण में कौन सा योगदान देता है, वृद्धि करता है। फास्फोरस के अवशोषण जो भी प्लांट करता है तो मैग्नीशियम करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी कमी से पौधे पीले पड़ जाते हैं और क्लोरोसिस डिजीज होता है। लोहा अगर देखें या आयरन का, तो आयरन में शोषण क्रिया या क्रेब्स चक्र में भूमिका निभाता है और इसके कारण क्या होता है, क्लोरोसिस हो जाता है कमी के कारण। अगर मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज में देखो कि ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है मैग्नीज का साइन होता है ये, ठीक है। ये नाइट्रेट से नाइट्रेट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन काम करता है, कुछ लेता है मैग्नीज। कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है, ठीक है। और इसकी कमी से पत्तियां क्या हो जाती हैं, भूरी हो जाती है। कॉपर का तांबा की बात करें तो ये क्या रिस्पिरेटरी सिस्टम में यूज होता है। और विटामिन ए के निर्माण में पूछा जाता है कौन होगा, तो कॉपर होता है। इसकी कमी से भी क्या होता है, क्लोरोसिस हो जाता है। जिंक के बारे में पूछा जाता है तो जिंक वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्या कि IAA है इंडोल एसिटिक एसिड, IAA ये प्लांट हार्मोन है। इसके निर्माण में कौन यूज होता है, तो जिंक होता है। हार्मोन की जैव संश्लेषण में कौन यूजफुल होता है, जिंक होता है। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन संश्लेषण में जिंक का क्या होता है, सहायता होता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी लंबाई रुक जाती है, फल का विकास नहीं होता है, पत्तियां छोटी रह जाती हैं। बोरॉन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पूछा जाता है कि शुगर का ट्रांसलोकेशन प्लांट में किसके कारण होता है, तो बोरॉन के कारण होता है, ठीक है ना। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। कोशिका विभाजन में भी ये प्रभावित होता है। और ये बोरॉन की वजह से जो मेम्ब्रेन होता है उसका पारगम्यता में वृद्धि होती है, ठीक है। अगर इसकी कमी होती है तो सूट टिप क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मॉलिब्डेनम भी इंपॉर्टेंट है। क्यों, नाइट्रोजन फिक्सेशन में पूछा जाता है कि कौन पार्टिसिपेट करता है, तो मॉलिब्डेनम है, ठीक है ना। और इसकी कमी से फूल गोभी या पत्ता गोभी में कौन सा रोग हो जाता है, वेप्टिल रोग हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो कौन से तत्व से पादप में कौन से रोग होते हैं, इसको देख लें, ठीक है। तो पादप में देखो धान का खैरा रोग होता है, किसकी वजह से, जिंक की कमी से। मटर का मार्स रोग होता है, मैग्नीज की कमी से। नींबू का डाइबैक रोग होता है, कॉपर की कमी से। नींबू का लिटिल लीफ रोग होता है, तांबे की कमी से या कॉपर की कमी से। आम और बैगन का लिटिल लीफ रोग होता है, जिंक की कमी से। नींबू या येलो स्पॉट डिसऑर्डर किसकी वजह से होता है, मॉलिब्डेनम की कमी से। अमरूद में ब्रेजिंग रोग किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से। लीची की पत्तियों का जलना पोटेशियम की कमी में होता है। आम का लीफ स्कॉच रोग किससे होता है, पोटेशियम की कमी और क्लोराइड की अधिकता से। वहीं अगर देखें तो फूल गोभी में विप्टिल रोग किसकी वजह से होता है, मॉलिब्डेनम से। चुकंदर में हार्ट रॉट रोग किसकी वजह से होता है, बोरान की कमी से। गाजर में कैविटी स्पॉट रोग किसकी वजह से होता है, कैल्शियम की कमी से। आलू का ब्लैक हार्ट रोग किसकी वजह से होता है, जो ऑक्सीजन की कमी से होता है, ठीक है ना। मक्का में व्हाइट बड रोग किसकी वजह से होता है, जिंक में जो क्लोरोसिस होता है, क्लोरोसिस या हरिमनहीनता, ठीक है। क्लोरोसिस कहना ज़्यादा ईजी है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और मॉलिब्डेनम की कमी से होता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब पूछ लिया जाता है कि प्लांट में कि कौन सा रूट है, कौन सा स्टीम है, ये एग्जांपल अक्सर पूछा जाता है, तो उसके बारे में देखने जाते हैं। देखते हैं कि जो ये जड़ के बारे में, अभी रूट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। तो रूट में कौन रूट का एग्जांपल है, तो कोनिकल रूट का एग्जांपल है गाजर। नेपीफॉर्म रूट का एग्जांपल है कौन, सलजम और चुकंदर। रूट का बता रहे हैं, ध्यान रखना। फिजिफॉर्म के रूट का एग्जांपल है मूली, ठीक है। निमेटोफॉर्म क्या होते हैं, ये रूट का ही एग्जांपल होते हैं, जो श्वसन मूल होते हैं, निमेटोफोर। और ये कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरबन में होता है, राइजोफोरा में होता है, ठीक है ना, निमेटोफोर। तो ये रूट के एग्जांपल हैं। अगर देखें जड़ का रूपांतरित देखें तो एग्जांपल कौन आता है, ट्यूबरस रूट। ये जो शकरकंद खाते हैं वो ट्यूबरस रूट होता है, ठीक है। और वहीं अगर फेसिकुलेटेड रूट में देखें तो डहलिया और सतवावर आता है, ठीक है। और नोडुलोज जो आम हल्दी बोलते हैं, मैंगो जिंजर, वो भी रूट होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर चलें तो स्टीम के बारे में देखते हैं।
स्टेम के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? नहीं, अभी रूट के बारे में ही चल रहे हैं। देखो मूनली फॉर्म में ये अंगूर और करेला में होता है। क्रॉप रूट होता है बरगद और रबर में। स्लेट रूट होता है मक्का, गन्ना, ज्वार और केवड़ा में। ये रूट के टाइप हैं। क्लाइंबिंग रूट पान और काली मिर्च और मनी प्लांट में होता है। चूसण मूल होता है या रूट अमरबेल और चंदन में। और स्वांगीकारक मूल सिंघाड़ा में होता है। एनुलेटेड सिंकोना में। लीफी रूट किसमें पाया जाता है? ब्रायोफिल्म में। ठीक है, तो ये हम रूट के देख रहे थे जो इंपॉर्टेंट है और उसके एग्जाम्पल कौन है। वैसे ही स्टीम के देखें तो ट्यूबर स्टीम का कौन एग्जांपल है? तो आलू स्टीम है। राइजोम में देखें तो हल्दी, अदरक, केला और फर्न आता है। तो राइजोम क्या है? स्टीम है। बल्ब क्या है? प्याज और लहसुन देखते हैं, एग्जांपल ये भी स्टीम है। कॉर्न होता है वो भी स्टीम होता है, एग्जांपल है। अरबी, जिमीकंद और केसर ये सब खाते हैं, ये स्टीम है। ये एक्चुअली में देखो अंदर होता है जमीन के अंदर, तो ये समझते हैं कि हम लोग रूट है, लेकिन नहीं, ये अरबी है, कन्फ्यूज करते हैं। वैसे ही अगर देखें कि अर्ध वायु जो तना के रूप में होते हैं, कौन कौन से होते हैं? मतलब आधा जमीन में होते हैं और आधा अभी है। ये भूमिगत स्टीम देखें, ये सब भूमि के अंदर होते हैं। अब अर्ध है तो मतलब कि स्थानीय भी, स्थल के अंदर भी होते हैं कुछ, और कुछ एयर में भी होते हैं। तो उसमें कौन कौन से एग्जांपल अगर देखें तो रनर के रूप में जो घास दूब देखते हो ना, ब्राह्मी देखते हो, ये सब किसका एग्जांपल है? ये तना का एग्जांपल है। ठीक है, और वही ऑफसेट में देखें तो जलकुंभी आता है। स्टोलन में देखें तो अरबी और स्ट्रॉबेरी आता है। शक्कर में देखें तो पुदीना और दाऊदी आता है। अगर वहीं एयरी का बात करें, केवल एयर में होता है, तो स्टीम टेंड्रिल अंगूर में देखा जाता है। स्टीम थॉर्न किस में होता है? नींबू और बेर में होता है। फाइलोक्लेट किस में होता है? नागफनी और कैक्टस में होता है। बल्बिल्स किस में होता है? लहसुन और रतालू और अनानास में होता है। ठीक है, अब पत्तियों के रूपांतरण में के देख लें तो पत्तियों के रूपांतरण में कौन कौन है? तो देखो लीफ स्पाइन नागफनी और नींबू में। स्केली लीफ किस में पाया जाता है? अदरक, अरबी, लहसुन, प्याज में। लीफ रूट देखें तो साल्विनिया। लीफ टेंड्रिल में देखें तो मटर। पिक्चर में नेफेंथिस। ठीक है, ब्लेडर में यूट्रोकुलेरिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। अब पूछा जाता है कि कौन सा फल का कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं? कौन सा फल का कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं? तो यहाँ पे एक बार है तो उसको फटाफट देख जाते हैं। जो आम होता है वो किस टाइप का फल होता है? ड्रूप टाइप का होता है, और इसका मेजो का आप खाते हैं। ठीक है ना, मांसल मध्य फल व्यक्ति खाते हैं। बेर कैसा होता है? ड्रूप होता है, और इसका क्या खाते हैं? एक्सो और मेजो फल व्यक्ति खाते हैं। जो खाते हो उसे पता चल जाएगा ना। देखो आम देख लो, ये आम है, तो आम के एक्सो ऊपर के छिलका हटाते हो कि नहीं? एक्सो, ये गुठली है, गुठली इंडो हो गया। ठीक है, तो ये बीच का पार्ट बचा, यही खाते हो तो मेजो बोलोगे इसको। वैसे ही देखो अगर बेर खाते हो तो ऊपर का भी खाते हो, बीच का, और उसका क्या बीज फेंक देते हो, तो एक्सो और मेजो खाते हो। वैसे ही देखो बादाम का, ये भी ड्रूप है, इसका क्या खाते हो? बीज होता है अंदर, वही खाते हो। ठीक है, या उसी को बीजपत्र और भ्रूण बोलते हैं। अखरोट क्या होता है? ड्रूप टाइप का होता है, इसका भी बीज खाते हैं। नारियल क्या है? ड्रूप टाइप का होता है, ये भी भ्रूण या भ्रूण पोष खाते हैं। ठीक है, अगर देखो सेब का पोम टाइप का होता है फल का प्रकार, और इसका क्या खाते हैं? थैलमस, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखिए नाशपाती, तो ये भी फल का टाइप कौन सा है? पोम टाइप का है, और क्या खाते हैं? ये भी थैलमस खाते हैं। नींबू का देखें तो नींबू का हेस्पेरिडियम टाइप का फ्रूट है, और इसके क्या खाते हैं? फलवृत्ति की रोम, जो हेरी टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, वो खाते हैं। संतरा में हेस्पेडियम टाइप का होता है, ये भी अंतर फलवृत्ति के रोम खाते हैं। इमली किस में आता है? लोमेंटम टाइप का होता है, और मध्य फलवृत्ति खाते हैं। मूंगफली का लोमेंटम, इसमें बीज पत्र और भ्रूण खाते हैं। गेहूं किस टाइप का है? तो कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट है, और क्या खाते हैं? ये भ्रूण और भ्रूणपोष या संपूर्ण फल खाते हैं। मक्का कैरियोप्सिस टाइप का संपूर्ण फल खाते हैं। काजू नट टाइप का है, बीज पत्र खाते हैं। ठीक है ना, इसका क्या खाते हैं? बीज पत्र खाते हैं। लीची ये क्या है? ये भी नट टाइप का है, और इसका क्या खाते हैं? पार्ट एरिल खाते हैं। ठीक है, अब वहीं अगर देखें सिंघाड़ा, तो वो क्या है? वो भी नट है, और नट में क्या खाते हैं? बीज पत्र खाते हैं। मटर अगर देखें लेग्यूम में, तो भ्रूण और पूर्ण बीज खाते हैं। भिंडी का देखें तो लोकली सीडल, ये इसमें फल बीती और बीज संपूर्ण फल खाते हैं। अंगूर देखो, जो खाते हो ना वो पार्ट ध्यान रखना, और इंडो मेजो के बारे में बता दिया ना, तो वही उसी से सारे निकल जाएंगे। बेरी बस देखना कि किस टाइप का ये फ्रूट है। तो अंगूर कैसा होता है? बेरी टाइप का फल बीती और बीजांडासन खाते हैं। वैसे ही बेरी का जितने भी होंगे वो यही खाएंगे। ठीक है ना, तो अमरूद भी आता है, केला आता है, बैगन आता है, टमाटर आता है। ठीक है, अब जामुन में क्या खाते हैं? मध्य फलवृत्ति खाते हैं। मेजो का आप खाते हैं। ठीक है ना, जामुन तो खाए हो गए। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखें तो पपीता, ये भी बेरी में आता है, ये भी मध्य फल विधि खाते हैं। खजूर, ये भी बेरी में आता है, बाय और मध्य फल विधि खाते हैं। चीकू जो बेरी होता है, ये भी मध्य मतलब मीजो और इंडो फल विधि खाते हैं। मिर्च का देखें तो ये भी बेरी में आता है, संपूर्ण फल खाते हैं। खीरा किस में आता है? पीपो टाइप में आता है। किस में आता है? पीपो टाइप के फ्रूट में आता है। और ये क्या खाते हैं हम? मीजो और इंडो। उसके साथ साथ हम बिजांडासन भी खाते हैं। लौकी में देखें तो वो भी पीपीओ में आता है, मीजो इंडो के साथ साथ बिजांडासन खाते हैं। बेल में देखें तो एम्फी सार्का, ये इंडो कार्प और बिजांडासन खाते हैं। अनार का देखें तो बालोस्टा टाइप का होता है, रसदार बिजोड़ खाते हैं। स्ट्रॉबेरी में देखें तो एंकिन का पुंज और मासल पुष्पासन खाते हैं। अंजीर की बात करें तो अंजीर कैसा होता है? साइकोनस में, ठीक है, साइकोनस मांसल इसमें रिसेप्टिकल खाते हैं और बीज, ठीक है। अनानास में देखें तो ये सोरोसिस टाइप का है। कटहल भी सोरोसिस टाइप का है। शहतूत भी सोरोसिस टाइप का है। लेकिन खाते क्या है अनानास में? बायरेकिस, शाहपत्र, परिदल पुंज और फल बीती। जबकि कटहल में शाहपत्र, परिदल पुंज और बीज खाते हैं। शहतूत में परिदल पुंज खाते हैं। धनिया क्रेमोकार्प है, पुष्पासन और बीज में खाते हैं। अच्छा, मक्का, ज्वार और गन्ने की जड़ें कैसे होते हैं? औसतम मूल होते हैं। मैंग्रोव पौधों की जड़ें होती हैं श्वसन मूल, ठीक है। मैंग्रोव निमेटोफोर बताया था ना, वही वही अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में अभी क्या है, मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें तो इंपॉर्टेंट है। आर्किड में पाई जाने वाली जड़ कैसी होती है? अधिप आदिप मूल होता है, ठीक है। एपीफाइट जो हिंदी में बोलते हैं। गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरे की जड़ें कैसे होते हैं? अपस्थानिक होता है। जिस कली में निकलने से पौधे की वृद्धि रुक जाती है वह है पुष्पकलिका। बंद गोभी को खाने योग भाग को क्या बोलते हैं? काइकल का। फूल गोभी को खाने वाले को क्या बोलते हैं? भाग को क्या बोलते हैं? पुष्पक्रम। ये क्वेश्चन आए हुए हैं वो है। आलू है अपरिवर्तित तना, ठीक है। मूली, गाजर और शकरकंद क्या है? जड़ें हैं। पीछे जो पढ़ चुके हैं उसी के क्वेश्चन के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। गेहूं में जड़ पाई जाती है कैसी? रेशेदार। अगर गांव के हो तो ये तो मालूम ही होगा, ठीक है। चालनी पट्टिका का भाग कौन होता है? चालनी पट्टिका मतलब फ्लोएम का, ठीक है। गार्ड कोशिका पाई जाती हैं पत्तियों में। पत्तियों में क्लोरोफिल जिन कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं उसको किस में? मेसोफिल में होते हैं। वृक्ष के तने में एक वृद्धि वलय कितनी अवधि को इंगित करता है? तो जो एक वलय होता है वो 1 वर्ष को इंगित करता है। इसी के आधार पर प्लांट का हम एज भी पता करते हैं। किन स्थानों में पौधों के तनों में वार्षिक वृद्धि वलय नहीं पाया जाता है? जिन स्थानों में पूरे वर्ष जलवायु एक समान रहती है वहां पे नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। पौधे के तनों में उपस्थित वृद्धि वलय से गणना की जाती है, ये तो बताया। निमेटोफोर अंग होता है किसका? श्वसन का, रिस्पिरेटरी। उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में मिलने वाला मरुद्धी पौधा कौन सा है? तो एकेसिया है, अकेसिया मिलता है। अंजीर जो है उसमें परागण किसके द्वारा होता है? तो कीटों के द्वारा। किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा होता है। और वहीं अगर देखें तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता किसको बोला जाता है? तो प्रोफेसर पी माहेश्वरी को बोला जाता है। आवृत बीज के पौधे के नर जननांग को क्या बोला जाता है? पुंकेसर बोला जाता है। धान, जौ, सरसों, तिल, अलसी, दलहन, गेहूं पुष्प हेतु क्या होते हैं? कैसे होते हैं? हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। आम, नारियल, अरंडी, अंगूर, खीरा, लौकी, मक्का के पुष्प कैसे होते हैं? मोनोसियस होते हैं, ठीक है, उभयलिंगाश्रयी होते हैं। पपीता, खजूर, पिस्ता, भांग, परवल किस प्रकार के होते हैं? डायोसियस होते हैं। मक्का के में परागण किसके द्वारा होता है? तो वायु द्वारा होता है। आम के परागण में भूमिका निभाने वाली मक्खी है घरेलू मक्खी, ठीक है। अगर देखें लहसुन में नए पौधे तैयार होते हैं तो किससे होते हैं? बल्बिल से होते हैं, ठीक है। बीज का निर्माण किससे होता है? ओव्यूल से। पुष्प के जिस फल से बीज का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? बीजांड, ठीक है। जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किससे? ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला और अल्फा अल्फा, ठीक है। मलेरिया की दवा क्लोरोक्विन किससे मिलता है? सिंकोना के छाल से। मशरूम क्या है? फंगस है। मलेरिया के उपचार में जो आरिटीथर नमक एक औषधि मिलता है जो मलेरिया के उपचार में यूज किया जाता है, तो किससे मिलता है? बीजीय पादप से, ठीक है ना। जैव उर्वरक नील हरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है धान के खेत में, ठीक है ना। डूबने से हुई मृत्यु, अगर कोई व्यक्ति डूब गया है तो उसका पता लगाया जाता है कि डूबने से हुई है मृत्यु, तो डायटम से पता लगाया जाता है। अनानास के फल का विकास होता है पुष्पक्रम में, ठीक है। नेक्स्ट में अगर देखें तो सत्य फल और असत्य फल दोनों के गुण रखने वाला कौन होता है? तो काजू होता है, ठीक है। ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट दोनों का कौन रखता है गुण? काजू। केसर के रूप में पौधे जिस भाग का उपयोग किया जाता है उसका क्या है? जो केसर, वो पुंकेसर से होता है, ठीक है, स्टेमन। और भ्रूणकोश में स्थित द्वितीय केंद्रक से नर युग्म का संयोजन कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। लौंग है क्या? बंद कलिया, पुष्प कलिका, ये बहुत बार पूछा गया। पौधे की जिस भाग से हल्दी प्राप्त होता है वो तना होता है, प्रकंद से होता है। अफीम जो पोस्ट प्राप्त किया जाता है और पके फल से, ठीक है, चीरा लगा के उससे मिलता है। भिंडी क्या है? फल है, ठीक है। साकी भारतीय डॉक्टर कहा जाने वाला पौधा कौन सा है? तुलसी, ठीक है। संसार के सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण किया जाता है किसके द्वारा? शैवालों द्वारा, और यही बताया था कि ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा उत्पादन भी करता है। तालाब जल का रेशम कहा जाता है किसको? तालाब जल का रेशम बोला जाता है स्पाइरोगैरा को, ठीक है।
किसको बोला जाता है? स्पाइरोगैरा को। ठीक। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया के समवृद्धि अंग होते हैं मिसोसोम। भूमि की उर्वरता घटाने वाला जीवाणु कौन है? थायोबैसिलस। डीनाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन में ही बताया था। प्रथम प्रतिजैविक पृथक किया गया था टेरामाइसिन। कौन सा एंटीबायोटिक प्रथम सेग्रीगेट किया गया? तो टेरामाइसिन। बॉटुलिज्म क्या है? जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न खाद्य विषाक्त है, ठीक है ना, टॉक्सिन से, ठीक है, टॉक्सिन से होता है। स्थल पर सर्वप्रथम उगने वाले पौधे थे ब्रायोफाइट, बल्कि अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद पादप, जिसमें अंडाशय नहीं होता है वो जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, ठीक है ना। रेजिन और तारपिन प्राप्त किया जाता है किससे? पाइन से। जीवित लिविंग फॉसिल कहा जाता है, जीवित जीवाश्म बोला जाता है साइकस, गिगो और मेटासिकुआ को, ठीक है ना। अदरक क्या है? तना है। नेक्स्ट अगर देखें तो हार्मोन की बात करते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा हार्मोन के बारे में। देखो हार्मोन से हर बार पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन प्लांट हार्मोन नहीं है या उसके बारे में पूछ लिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। पहला चलते हैं, देखते हैं प्लांट हार्मोन ऑक्सीन, ठीक है। इंडोल एसिटिक एसिड, नेप्थिलिक एसिटिक एसिड भी बोला जाता है ऑक्सीजन में, ठीक है। इनको NAA और IAA, ठीक है। क्या करता है? ये कोशिका में वृद्धि करता है, तने में वृद्धि सहायक होता है, जड़ की भी वृद्धि का नियंत्रण करता है, बीज रहित फल उत्पादन में सहायक होता है। अगर किसी के ऊपर बीज रहित हमें प्राप्त करना है फल तो ऑक्सीजन का छिड़काव किया जाता है। पत्ती और फलों के गिरने पर नियंत्रण किया जाता है। अगर फल कहीं मान लो कि कमजोर हो रहे हैं, गिरने लायक हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन का छिड़काव कर दिया जाता है तो वो रुक जाता है। गेहूं और मक्का के खेतों में खरपतवार का नाशक में तो वेडिसाइड के रूप में भी ऑक्सीजन यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अगर देखें तो जिबरेलिन के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? जिबरेलिन। तो जिबरेलिन कोशिका के विभाजन में ये होता है, ठीक है ना। और कोशिका दीर्घन द्वारा तने का लंबा बनाना, पौधों का आकार बड़ा होना, बीज रहित फल उत्पादन में भी ये ऑक्सीजन भी बीज रहित फल उत्पादन में और ये भी बीजों को अंकुरित करने में सहायक है। अच्छा, जिबरेलिन और ऑक्सीजन दोनों विभाजन में होता है, लेकिन ये कोशिका विभाजन की बात अगर करें तो ये होता है, ठीक है ना। तो देखो अगर कोई मोटाई अगर बढ़ रही है ना, ठीक है, तो जिबरेलिन कम होता है। चलो आगे बताते हैं इसको पूरा डिटेल में। जिबरेलिन कोशिका विभाजन, कोशिका के दीर्घन द्वारा तने के लंबा बनाना, बीज रहित उत्पादन में और बीजों को अंकुरित करने में। साइटोकाइनिन क्या है? कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है, खुद को और कोशिका में विभेदन करता है, ठीक है। और बीजों के अंकुरण को कौन प्रेरित करता है? साइटोकाइनिन। एब्सिसिक एसिड, किसको? एब्सिसिक एसिड, ये वृद्धि रोधक हार्मोन बोला जाता है प्लांट का, ठीक है। पौधों की वृद्धि को रोकता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया को नियंत्रित करता है। तो पूछा जाता है कि ट्रांसपिरेशन किसके द्वारा प्लांट का नियंत्रण किया जाता है? एब्सिसिक एसिड से। बीजों और कलियों के सुसुप्त अवस्था को बनाए रखने के लिए भी, और ये बीजों के अंकुरण को रोकता है, पत्तियों को झड़ने पर नियंत्रण करता है, फूलों और फलों को पृथक्करण किया तो नियंत्रण करता है। अब नेक्स्ट देखें तो एथिलीन की बात करें तो एथिलीन पौधे की चौड़ाई मतलब तने के व्यास में वृद्धि करता है। तो जो तना के व्यास में अगर वृद्धि करे तो कौन है? एथिलीन मारोगे। लेकिन अगर लंबाई में वृद्धि करें तो दो हैं, एक जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, ठीक है। पत्तियों के फलों के झड़ने की क्रिया को नियंत्रित करता है। बीजों का अंकुरण के लिए एथिलीन यूज किया जाता है। मादक पुष्पों की संख्या की वृद्धि और नर पुष्पों की संख्या की कमी लाने में एथिलीन का यूज किया जाता है। फलों को पकने में महत्वपूर्ण भूमिका है इसका। ये फल पकाने वाला हार्मोन भी कहलाता है। और फ्लोरोजीन्स ये भी पादप हार्मोन है। फ्लोरोजीन्स ये क्या है? फूल को खिलने में को नियंत्रित करता है और फूल खिलाने वाला हार्मोन बोला जाता है फ्लोरोजीन्स को, ठीक है ना। तो ये हमारा बायोलॉजी के फर्स्ट पार्ट जो बॉटनी है वो कवर हुआ। क्वेश्चन के साथ देखें और इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमें मालूम है कि फोटोसिंथेसिस से या रिस्पायरेशन से क्वेश्चन आएगा, तो वो कंसेप्ट पे है, आप लोग सही कर लोगे। इसको बार बार रिवीजन करना है। थैंक यू सो मच।